रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को कुछ ही दिनों में 1 साल पूरा हो जाएगा। ये जंग जब शुरू हुई थी तो लग रहा था कि रूस के सामने यूक्रेन को घुटने टेकने में देर नहीं लगेगी, लेकिन यूक्रेन आज भी डटा हुआ है। इस बीच पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की हथियारों और दूसरे साजो सामान में खूब मदद की है। लगभग 30 देशों ने भारी तादाद में यूक्रेन को युद्ध के हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट मुहैया कराए हैं। जनवरी में ही अमेरिका ने यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों समेत $2 अरब की मदद की है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने चैलेंजर 2 टैंक भेजेगा। यूं तो पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, लेकिन युद्ध के लगातार बदलते माहौल में यूक्रेन की जरूरतें भी बदल रही हैं। आइए देखते हैं कि यूक्रेन को फिलहाल कौन से हथियारों की सप्लाई की जा रही है और भारत पर इन सब का क्या असर होगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम आपको यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों के बारे में बताएं। आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि युद्ध शुरू ही क्यों हुआ था। क्यों शुरू हुआ था यूक्रेन और रूस का युद्ध। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और ये जंग अब भयानक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने लगभग खंडर में बदल दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं और क्या है इनका इतिहास। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की कई वजह है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को माना जा रहा है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो नामक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया के 30 देश नाटो के मेंबर हैं। सभी ने मिलकर सोवियत संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के टूटने से 15 देश एग्जिस्टेंस में आए। अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का विस्तार हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए देशों में 2004 में इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गए और इससे रूस की सीमा पर खतरा बढ़ गया और रूस खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगा। फिर 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की और आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन पुतिन की आपत्ति की परवाह किए बिना नाटो देशों के संगठन ने जॉर्जिया के नाटो संगठन में शामिल होने के रास्ते खोल दिए। इससे क्रोधित होकर 2008 में रूस ने जॉर्जिया के अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया को इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दे दी थी। फिर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जबकि रूस के समर्थक यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। क्रीमिया में ज्यादातर लोग रशियन बोलने वाले हैं, जो रूस से ज्यादा लगाव रखते हैं। इसके बाद यूक्रेन को मजबूत करने के लिए उसे नाटो द्वारा आधुनिक हथियारों से लैस किया जाने लगा। इसके चलते रशिया को ये क्लियर हो गया कि आने वाले समय में नाटो की सेना और उनकी मिसाइलें रशिया की सीमा पर खड़ी होंगी। इसके बाद ज़ेलेंस्की की लीड में यूक्रेन के नाटो देशों का सदस्य देश बनने की 2 कोशिशें हुई, लेकिन रशिया की कड़ी आपत्ति के बाद ये कोशिशें रुक गई। फिर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, हमने साफ कह दिया है कि पूरब में नाटो का विस्तार हमें मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। अगर कनाडा या मैक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर दी जाए तो अमेरिका को कैसा लगेगा। अब देखिए, अमेरिका के साथ साथ नाटो के किसी भी देश ने रशिया की चिंता को समझा नहीं और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के साथ ही उसे नाटो में शामिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी। इसे देखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमले की योजना बना ली और अब उसने वही किया जो वो 2008 में जॉर्जिया के साथ कर चुका है। आखिरकार रूस ने अमेरिका व दूसरे देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करते हुए उसके 2 क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी। तो आपने अभी तक की वीडियो से ये तो समझ ही लिया होगा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके बहुत से दुश्मन है और रूस और यूक्रेन की होने वाली इस जंग में ये बात सबके सामने खुलकर सामने भी आ गई है। आइए आपको ये बताते हैं कि इस युद्ध में कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 7 माह से अधिक समय से जारी जंग में छोटे होने के बाद भी यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले। इसकी वजह उसको दूसरे देशों से मिली भारी संख्या में मदद है। इस मदद के बिना वो रूस के आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि रूस ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर पहली बार हमला किया था, तब उसके पास अपने बचाव के लिए राइफल तक की भी कमी थी। इस युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की सरकार ने
आम नागरिकों को सेना के साथ वॉलेंटियर्स के तौर पर शामिल होने की अपील की थी। ट्रेनिंग के तौर पर उन्हें लकड़ी की राइफल्स दी गई थी। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सभी देशों से मदद करने की अपील करते हुए भारी हथियारों की मांग की थी। उनकी यह अपील विफल भी नहीं रही और कई देशों ने उन्हें हथियारों को भेजकर मदद दी थी। मदद देने वाले देशों की ही अगर बात करें तो इसमें अब तक सबसे ज्यादा मदद अमेरिका ने दी है। अमेरिका और रूस के रिश्ते किस कदर खराब हैं, ये मदद उसको भी बयां करने के लिए काफी है। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन को अगस्त के आखिर तक अमेरिका की तरफ से करीब 9.8 अरब डॉलर की मदद दी जा चुकी थी। अमेरिका की तरफ से मिली मदद में स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जैवलिन एंटी आर्मर सिस्टम, 155 mm की होवित्जर तोप प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस द्वारा यूक्रेन पर केमिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमला करने की सूरत में यूक्रेनी सेना के बचाव के लिए भी इक्विपमेंट्स दिए हैं, जो बेहद खास है। इसके उलट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये बात कह चुके हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि रूस ऐसा कर भी सकता है। यूक्रेन को अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मदद करने वाले देश में दूसरे नंबर पर ब्रिटेन का नाम शामिल है। ब्रिटेन ने अमेरिका की तुलना में काफी कम 2.72 अरब डॉलर की मदद की है। ये मदद पूरी तरह से मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए की गई है। इसके अलावा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन का नाम शामिल है, जिसने अगस्त के आखिर तक यूक्रेन को 2.5 अरब डॉलर की मदद की है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। इसके बावजूद उसे ये मदद दी गई है। यूक्रेन अब यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए भी कदम आगे बढ़ा चुका है। इसके बाद फ्रांस ने यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया। उसने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की सहायता देने और मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने की बात कही। फिर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सबसे पहले मदद के लिए सबसे आगे आने वाला देश स्वीडन है। स्वीडन यूक्रेन को मिलिट्री, टेक्निकल और मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस युद्ध में कनाडा भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। कनाडा ने यूक्रेन को 50 करोड़ कैनेडियन डॉलर्स की मदद दिए जाने का ऐलान किया। इस लड़ाई में नीदरलैंड रूस के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। उसने यूक्रेन को 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजने का ऐलान किया है। इस युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी भी खुलकर सामने आ गया है। जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 मिसाइल और 9 होवित्जर तोपों को भेजने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, जर्मनी ने 14 मिलिट्री व्हीकल्स भी भेजने की बात कही है। फिनलैंड भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। उन्होंने फिनलैंड की तरफ से यूक्रेन को हथियार भेजे जाने का ऐलान किया था। फिनलैंड 2500 असॉल्ट राइफल्स, 1.5 लाख बुलेट्स, 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स की यूक्रेन में सप्लाई करेगा। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया था कि शरण लेने वालों के लिए बेसिक नीड्स की आपूर्ति और दवाओं, सिरिंज, ड्रेसिंग जैसी दूसरी मेडिकल सप्लाईज के लिए 40 मिलियन पाउंड का पैकेज भी जारी किया गया है। रूस के साथ लड़ाई में पोलैंड यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है। पोलैंड यूक्रेन को हथियार और समर्थन दे रहा है। इन देशों के अलावा यूक्रेन की मदद करने वालों में बेल्जियम, लिथुआनिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया, इटली, तुर्की, स्विट्जरलैंड आदि देश भी शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका समर्थन करे, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूस के साथ बहुत ज्यादा है। डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर रूस पर भारत की डिपेंडेंस बनी हुई है। इधर चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भी भारत के लिए रूस का समर्थन जरूरी है। ऐसे में पक्ष लेना बेहद मुश्किल होगा। भारत ने अभी तक इस मसले पर निष्पक्ष रुख अपनाया है। आइए अब जानते हैं कि जो देश रूस के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं, उनमें से कौन से देश यूक्रेन को कौन से हथियार भिजवा रहे हैं। टैंक। यूक्रेन की मांग के बाद ब्रिटेन इसे 14 चैलेंजर 2 टैंक देने को राजी हो गया है। आपको बता दें कि चैलेंजर 2 ब्रिटिश आर्मी का मेन बैटल टैंक है। अगर इस टैंक की हिस्ट्री के बारे में जाने तो चैलेंजर 2 टैंक 1990 के दशक में बनाए गए थे, लेकिन ये बात भी सच है कि ये ब्रिटेन के दूसरे टैंकों से काफी एडवांस है। यूक्रेन मौजूदा युद्ध से पहले वार्सा संधि के अंडर मिलने वाले T-72 टैंकों का इस्तेमाल करता रहा है। अब युद्ध शुरू होने के बाद उसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक और दूसरे देशों से 200 से ज्यादा T-72 टैंक मिले हैं। रूसी हमले के कुछ महीनों के बाद पश्चिमी देश नाटो स्टैंडर्ड के हथियारों के बजाय वार्सा यूक्रेन संधि के मुताबिक हथियारों की सप्लाई करने लगे थे, क्योंकि यूक्रेन के पास इन हथियारों को इस्तेमाल के दौरान काम आने वाला ट्रेनिंग दल, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस क्षमता मौजूद है। अगर यूक्रेन को नाटो स्टैंडर्ड के टैंक दिए जाएं, तो उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट की एक पूरी रेंज की जरूरत पड़ेगी, जो अभी उसके पास नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है। दरअसल लेपर्ड 2 का रखरखाव आसान है और दूसरे कुछ यूरोपीय टैंक की तुलना में इसे चलाने में फ्यूल भी कम खर्च होता है। इस समय यूरोप के कई देश इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लड़ाकू वाहन या कॉम्बैट व्हीकल्स। सेना में काम करने वाले प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक युद्ध के मैदान में काफी वाइड रेंज के साजो सामान
कोऑर्डिनेशन के मुताबिक तैनाती और अहम लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी जरूरत होती है, तभी सफलता मिलती है। यूक्रेन को हाल में जो वॉर व्हीकल्स दिए गए हैं उनमें स्ट्राइकर शामिल है। ऐसे में अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर भेजे हैं। इसके अलावा अमेरिका से यूक्रेन को और 59 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। आपको बता दें कि इसका इराक में अमेरिकी फौज ने इसका काफी इस्तेमाल किया गया है। एयर डिफेंस अमेरिका ने 21 दिसंबर को ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को अपनी पैट्रियोटिक मिसाइलों की कंसिग्नमेंट भेज रहा है। इसके बाद जर्मनी और नीदरलैंड ने भी कहा कि वो यूक्रेन को पैट्रियट लॉन्चर और मिसाइलें देगा। इस बेहतरीन सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक की है। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम से फायर की जाने वाली मिसाइलें कैसी हैं। इसे चलाने के लिए यूक्रेन फौज को ट्रेनिंग की जरूरत होगी और जर्मनी में एक अमेरिकी बेस में ये ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन इस सिस्टम को ऑपरेट करना काफी महंगा है, क्योंकि एक पैट्रियट मिसाइल $30 लाख की पड़ती है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन सोवियत युग की जमीन से हवा में वार करने वाले सिस्टम S-300 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को NASAMS मिसाइल भी दी है। साथ ही पहली NASAMS मिसाइल नवंबर में यूक्रेन पहुंची थी। इसके अलावा ब्रिटेन ने स्टार स्ट्राइक के साथ साथ कई एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ये शॉर्ट रेंज में नीचे उड़ान भरने वाले विमानों को भेदने में कारगर हैं। आपको बता दें कि जर्मनी ने IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए हैं। यह 20 किलोमीटर ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लंबी रेंज के रॉकेट अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी रेंज के रॉकेट लॉन्चर दिए हैं। उनमें M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स शामिल है। कुछ यूरोपीय देशों ने भी ऐसे ही मिलते जुलते एयर सिस्टम भेजे हैं। यूक्रेन को रूसी सेना को पीछे हटाने में जो सफलता मिली है उसमें इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। खासकर दक्षिण इलाके में खैरसोन में मिली सफलता में इसका बड़ा हाथ रहा है। हिमार्स के साथ खास बात यह है कि यह गोला बारूद इस्तेमाल करने के हिसाब से अपनी रेंज बदल देता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि यूक्रेन को ये मिसाइलें देने वाले देशों ने लंबी रेंज में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद नहीं भेजा है। हिमार्स सिस्टम इसके काउंटर पार्ट रूसी सिस्टम की तुलना में ज्यादा सटीक हमले करता है। होवित्जर लड़ाई के कुछ महीनों बाद लड़ाई का सेंटर यूक्रेन की राजधानी कीव से देश के ईस्ट में केंद्रित हो गया था। यहाँ यूक्रेन को आर्टिलरी की काफी जरूरत पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका उन देशों में शामिल थे जिन्होंने यहाँ M777 होवित्जर तोप और उसमें इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद भेजा था। M777 की रेंज भी रूस के GH-60B होवित्जर के बराबर है, लेकिन रूस की D-30 टोगन की तुलना में इसकी रेंज लंबी है। एंटी टैंक हथियार टैंकों को एक ही वार में उड़ाने वाले हजारों ENLAW हथियार विकसित किए गए हैं और आपको बता दें कि बड़ी तादाद में ये हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए गए। माना जाता है कि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने में इसने अहम भूमिका अदा की है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि युद्ध के शुरुआती चरणों में जमीन पर रूसी सेना के वर्चस्व को तोड़ने में इस हथियार का काफी बड़ा रोल रहा है। ड्रोन अब तक के युद्ध में ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, निशाना लगाने और हैवी लिफ्ट ऑपरेशन में खूब हुआ था। तुर्की ने अपने बेरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई किए थे। वहीं तुर्की की मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ने यूक्रेन के समर्थन में चलाए गए क्राउड फीडिंग्स ऑपरेशन में बेरख्तार TB2 ड्रोन डोनेट किया था। एनालिस्ट का कहना है कि TB2 बेरख्तार ड्रोन काफी सफल साबित हुए हैं। ये ड्रोन 25,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए तेजी से नीचे उतरते और लेजर गाइडेड मिसाइलों के जरिए रूसी ठिकानों पर हमले करते हैं। माना जाता है कि इन ड्रोन्स ने रूसी हेलीकॉप्टरों, नौसैनिक जहाजों और मिसाइल सिस्टमों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये ड्रोन रूसी सैन्य अड्डों की सटीक लोकेशन भी ढूंढ निकालने में काफी कामयाब रहे हैं। इसकी वजह से रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। अब जानते हैं कि जिस युद्ध को शुरू हुए 1 साल होने वाला है, आखिर वो युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्यों खत्म नहीं हो रहा युद्ध? रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब लग रहा था कि यूक्रेन ज्यादा समय रूस के आगे टिक नहीं पाएगा, लेकिन यूक्रेन ने रूस जैसे ताकतवर देश को कड़ी टक्कर दी। रूस के हजारों सैनिक मारे गए। इस समय युद्ध के मैदान में पुतिन को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बाद आइए अब उन वजहों के बारे में जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ताकत साबित करना चाहता है रूस। पुतिन का अब एक ही मकसद है कि वो इस युद्ध के दम पर दुनिया को अपने देश की ताकत दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि रूस लगातार भारी संख्या में अपने सैनिकों को गंवा रहा है। इतनी फ्रस्ट्रेशन झेलने के बाद भी ये लड़ाई का अंत केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पुतिन अपनी ताकत का दिखावा करना चाहते हैं। यूक्रेन की ताकत का गलत अनुमान। रूस को लगा था कि उसका यूक्रेन को हराना बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन उसने यूक्रेन की ताकत को आंकने में गलती कर दी थी। यही वजह है कि अब ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है कि रूस को कमजोर होता देख अब यूक्रेन ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर उतरने का फैसला किया है। रूस की तरफ से 4 स्थानों पर कब्जे। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों खैरसोन, लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़ैपोरिजिया पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब यूक्रेन की जिद है
कि वो इन्हें लेकर ही रहेगा। राष्ट्रपति वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की ने खुद बयान जारी कर कहा है कि क्रीमिया पुल शुरुआत है, सब कुछ अवैध नष्ट होना चाहिए। यूक्रेन से चोरी की गई हर एक चीज को वापस लिया जाना चाहिए। रूस के कब्जे वाली हर चीज को एक्सपेल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।